हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट में स्वागत करता हूँ। ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए रखा गया है। बाकी बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी एग्ज़ाम हम देते हैं, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या एई की बात कर लो या जेई की बात कर लो, या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि पीएसयू की बात कर लो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये जितना भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम का टेस्ट आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो टेस्ट होने वाला है बिल्कुल फ्री, आपको जो है 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ये जो है टेस्ट एकदम बिल्कुल फ्री होता है। और ये कहाँ होता है दोस्त? तो ये होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बेसिकली रोज़ रात के 9 बजे से 10:30 बजे तक। और ये टेस्ट एकदम आपको एकदम पेड टेस्ट की तरह लगेगा। बेसिकली इसमें जो है बस आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या आने वाला है, क्योंकि इसलिए हम जो है ये टेस्ट जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव करते हैं। तो यूट्यूब पे लाइव करते हैं तो बेसिकली आपको जो है लाइव ही सॉल्व करना पड़ता है। और आपको जो है इस एग्ज़ाम के लिए बस एक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक टाइम मिलता है, उसी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ ना, वो PYQ क्वेश्चन होते हैं। सभी एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स के अच्छे क्वेश्चन मैं चुन कर लाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सब्जेक्ट का ला कर रख दिया हूँ, मतलब ऐसे एक ही सब्जेक्ट ला कर रख दिया हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें मैं मतलब वैरायटी क्वेश्चन ला कर लाता हूँ, प्लस सेक्शन वाइज डिवाइड किया हूँ। जैसे कि अगर बात कर ले तो जैसे कि यहाँ पे हो गया टेक्निकल क्वेश्चन तो होते हैं, प्लस होते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लस होता है रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपके सामने ला के रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है, बेसिकली ये इंडिया में पहली बार मैं ऐसा ला रहा हूँ जो एकदम फ्री है। और मैं बहुत जगह ऐसा सर्च किया हूँ कि ऐसा कुछ मिले मुझे कि मैं फ्री में कहीं पे एग्ज़ाम दे सकूँ, कहीं पे फ्री में अपनी जो है क्या बोलते हैं ना, अपनी जो कौशल, अपना अंदर के स्किल्स को निखार पाऊँ कि मैं कितना पानी में कितना गहरा पानी में हूँ, है ना, मेरी जो नॉलेज कितना अच्छी है कितना अच्छी नहीं है। तो सारी चीज़ें के लिए आपको जो है अलग से पैसा पेमेंट करना पड़ता था, है ना। लेकिन यहाँ पे है कि आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, रोज़ दिन रात में ये जो है आपको लाइव जाना है। बेसिकली आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, लाइव सॉल्व कर सकते हो। और वो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आप वहाँ पे लाइव जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है मैं अगले दिन प्रोवाइड करवाता हूँ, तो इसका रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाता है, तो इसका सोल्यूशन जो अगले दिन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होने वाला है ना दोस्त, वो मैंने कल कल का रात का टेस्ट हुआ था, तो वो उसका सोल्यूशन अभी देने वाला हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन हमने कल करा था, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स आया होगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ऐसे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे, कैसे हम यहाँ पे ये कैंसर का कैसे हो सकता था। बेसिकली जो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बनाया हुआ है टेस्ट का, कि कैसे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 62। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 85 रखने वाले थे, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें, तो 62 ही रखा हुआ हम। ठीक है, तो बेसिकली अब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर का क्वेश्चन होगा, और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि गेट का क्वेश्चन मैं यहाँ ला के रख दिया, आपसे बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप डिप्लोमा के भी स्टूडेंट है ना, तो आप आराम से इससे बना सकते हो। ठीक है, इसमें नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा, आराम से आप, क्योंकि ये हमारे जो है ना हमारे जो प्रिपरेशन को परखने वाले ऑप्शंस हैं कि हम कैसे हम अपने प्रिपरेशन को जांच सकते हैं कि कहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किए हैं, कहाँ नहीं कंप्लीट किए हैं, सारी चीज़ें, है ना। तो वही चीज़ है। तो अब देख लेते हैं इसका कि नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल टाइम ऑफ टेस्ट इज 62 मिनट, क्योंकि 62 क्वेश्चन है तो 62 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शनली बात है। फिर 1 क्वेश्चन ओनली 1 मिनट गिवन, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। यू कैन नॉट स्किप बैक साइड, क्योंकि ये लाइव कोर्स चल रहा है तो आप इसे बैक साइड नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज में क्या करते हो कि आप पहले जो आता है आप बना लेते हो, जो नहीं आता नहीं बनाते हो। ठीक है, फिर उसे बाद में देखते हो कि हम मुझे टाइम मिलता तब बाद में बनाते हो। इसमें ऐसा है कि आपको जो है अगर टाइम नहीं मतलब कि 1 मिनट में अगर नहीं बना पाए तो दोबारा क्वेश्चन आपको वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व कर पाए। उसके बाद देख लेते हैं दोस्त कि क्या लिखा हुआ है, यू कैन नॉट स्किप बैक साइड। ठीक है, आप बैक साइड जा नहीं सकते। फिर उसके बाद एवरी क्वेश्चन शो फॉर 1 मिनट, और एक क्वेश्चन जो है आपके सामने 1 मिनट के लिए शो होगा।
क्वेश्चन विल चेंज ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली, वैसे वहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो आपको कोई पीछे करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ कुछ सब्जेक्ट का लेकर चल रहा हूँ, ऐसे पूरा फुल मॉक टेस्ट नहीं है, मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट का लेकर चल रहा हूँ, ताकि क्योंकि पहले तो कुछ सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, उसके बाद हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे। तो पहले अगर बात के मान ले तो पहले हम देख लें, तो पहले सोम का सब्जेक्ट होने वाला है। सोम का कितना होगा, 20 क्वेश्चन होगा। फिर टॉम का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसका भी 19 क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद होगा रीजनिंग का, REAS, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा। फिर प्लस जीके GS का क्वेश्चन होगा 10, ठीक है। तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको एक पैटर्न दे देना चाहता हूँ कि आप भी समझ जाओ कि हाँ भाई हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से प्रिपरेशन नहीं करना है ना। तो बेसिकली मैं आपको एक तरकीब देना चाहता हूँ, एक टाइम टेबल प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लेना कि टाइम टेबल क्या है। बेसिकली ये जो टाइम टेबल मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो अगर आप टाइम टेबल की बात करें दोस्त, तो ये टाइम टेबल है। हाँ, तो ये यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सा जैसे कि 19 तारीख को था सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, ठीक है। अब 20 तारीख को FM है, मतलब आज के दिन 20 तारीख को FM है और मशीन डिज़ाइन है, GK अब रीजनिंग लाइबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको है टॉम और थर्मल का पार्ट है। फिर 22 को भी थर्मल का पार्ट ही है, ठीक है। 23 को क्या है, प्रोडक्शन का पार्ट है पूरा। रीजनिंग और GK रोज रहने वाला है। और RAC इंडस्ट्रियल का भी होगा 24 को। फिर 25 को होगा IC पावर प्लांट। तो जब अब 25 तारीख तक सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से कवर कर लेंगे, मतलब कि ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं शाम में जो है टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, तो वही रात में जो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट दे देना, ठीक है। और दिन में ये सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना और शाम में टेस्ट दे देना आराम से। फिर अगर शाम में टेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ रही, तो मैं अगले दिन जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। अब बात कर लेते हैं 26 को क्या होने वाला है। 26 को हम 4 सब्जेक्ट एक बार में कवर करने वाले हैं। तो टेक्निकल के 4 सब्जेक्ट, GK रीजनिंग ये तो रहेगा, है ना। फिर उसके बाद 27 को भी 4 सब्जेक्ट होगा, थर्मोडायनेमिक होगा, टॉम होगा, थर्मल HMT, ठीक है। फिर बाद 28 को होगा प्रोडक्शन का सारा पार्ट प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी कवर करेंगे, ठीक है। अगर 29 तारीख से क्या करेंगे दोस्त, 29 तारीख से हम करने वाले हैं कि पूरा जितने भी हम सिलेबस हम पढ़ चुके हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, समझ गए ना। हम पूरा 100 मार्क्स का, ये तो 85 मार्क्स का पूरा 100 फुल मॉक टेस्ट देंगे। उसमें सारे क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे लेकिन रहेंगे, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो, ठीक है। मैं इसे एक बड़ा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस डायग्राम को, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप रख लो, ताकि उसके अनुसार आप रिवाइज कर सको, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे हमने रूल्स जान लिया कि क्या क्या था रूल्स, क्या क्या नहीं था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सबसे पहले हमें सोम का क्वेश्चन करेंगे, और सोम का क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको देखो ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं उस टॉपिक को भी कवर करूँगा, ठीक है। टॉपिक को भी कवर करूँगा, जिससे आपको जो समझने में काफ़ी आसानी होगी कि हाँ भाई कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें तो क्या है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होता है, पहले तो हम बात कर ले स्ट्रेस मतलब क्या होता है। स्ट्रेस को हम तो सबसे पहले सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो जितना प्रेशर किसी एरिया पर लगता है तो पर यूनिट एरिया होता है। अब ये जो फोर्स है, तो इसका जो है क्या करते हैं, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली ये जो क्या है, इसका न्यूटन, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। तो बेसिकली अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा। फिर इसे अगर किलो न्यूटन, ये ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं होगा। अगर किलो न्यूटन
पर mm² भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं हुआ, ठीक। इस क्वांटिटी में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसका आंसर की बात कर ले तो बेसिकली ये भी सही है, इसका आंसर ये भी सही होगा, है ना, ये भी सही होगा। बेसिकली ऑल वन ऑफ दिस, मतलब कि ये डी ऑप्शन सही होगा, मतलब सारे ऑप्शन सही तो डी ऑप्शन मार दो, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो बेसिकली स्ट्रेन होता क्या है, तो स्ट्रेन को बोलते हैं STRAN, स्ट्रेन को इस एप्सिलॉन से लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन मेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो अब देखो हम बात करेंगे कि अगर हम लेंथ में चेंजेस हो रहा है तो ये क्या होगा, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं पहले। इसका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और होता है, ये होता है चेंज इन डायमीटर, तो इसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो एप्सिलॉन डी हो गया ये, तो डेल डी अपॉन डी, तो मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। बेसिकली इसे हम मोड में लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसे हम मोड में लिखते हैं ऐसे, तो मोड में लिखते हैं तो क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी जो है लेंथ इंक्रीज हो जा रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेकिन लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो डायमीटर डिक्रीज होगी तो माइनस चेंज हुआ डायमीटर क्या है, डिक्रीज हो गया, तो मतलब माइनस में हो गया, ठीक है। और क्या होगा, लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस हो गया। तो इसे हम माइनस में होता है ये, लेकिन हम इसे मोड के अंदर रखते हैं तो ये प्लस की वैल्यू देता है, ठीक है। अब होता है एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारे सामने सारे क्वेश्चन अच्छे से आते जाएंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू, कौन ऑप्शन सही है, तो डेल एल अपॉन एल, मतलब यही हो गया ना, डेल एल अपॉन एल, बी हो गया ऑप्शन। ये डेल एक ही है भाई, तो डेल एल अपॉन मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ हो गया बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सब गिवन बाय। बेसिकली जब हम चेंज इन लेंथ की निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे देखो, जैसे कि डेल एल का वैल्यू निकालते हैं हम, तो इसका होता है PL अपॉन ए होता है, समझ गए ना, PL अपॉन ए। P होता है फोर्स होता है, फोर्स, L होता है लेंथ ऑफ बार कर सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ बार कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार कर सकते हैं, ठीक है। और ये है, ई को बोलते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है, ई को बोलते हैं हम यंग मॉडुलस। तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है, तो PL अपॉन ए, ये फॉर्मूला, तो मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अ स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स इज फ्री टू एक्सपेंड, द बार विल इंड्यूस। तो बेसिकली ऑप्शन क्या है, नो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्त कि अगर कोई भी बार है इस तरह से, अरे यार चलो ठीक, मान लेते कोई बार है यहाँ पे, है ना, बार है कोई यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्या कर रहे हैं, एक हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सिलेंडर कुछ आग जला रहे हैं, ठीक है, हीट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली ये लंबा होने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये इसको जो है ये इधर फैलने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली। तो जब ये फैलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ डब्बा सा कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो ये जब फैलने की कोशिश करेगा तो ये फैल के यहाँ तक आएगा ना, ये फैल करके यहाँ तक आएगा, ये फैल करके यहाँ तक आएगा, है ना। अब यहाँ कुछ लगा हुआ है इस तरह से, तो ये जब यहाँ फैल करके यहाँ तक आएगा, एक्सपेंड होकर यहाँ तक आएगा, तो फिर से और ज़्यादा इस पर हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये क्या करेगा,
और फैलने की कोशिश करेगा और एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, इस साइड भी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, इस साइड भी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो मतलब कि जब इस एक साइड एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो ये दीवार है जो इस पर इस तरह कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, ये भी दीवार है, इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस होगा, है ना, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई बार है ऐसा, है ना, लेकिन इस साइड में कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है जिससे कोई यहाँ पे जो है स्ट्रेस जनरेट होगा। अब हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ही नहीं, तो क्या होगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा ना, स्ट्रेस तो ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नो स्ट्रेस। देखो अब बात कर लेते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो अब क्या है, हाँ देखो अब बात कर लेते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, चलो ठीक है। द स्ट्रेन इज, बेसिकली स्ट्रेस इज प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, ये फोर्स है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें से स्टेटमेंट बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये क्या है, द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया। प्रेशर पर यूनिट एरिया कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, प्रेशर और स्ट्रेस एक ही जैसा होता है, तो ये नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, दूसरा, द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन mm, तो स्ट्रेन क्या है, mm में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन बेसिकली जो है, स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना, तो चेंज इन लेंथ mm में कैलकुलेट किए हैं, फिर इसमें भी mm में कैलकुलेट किया है। तो अगर ऊपर नीचे कट गया तो कोई नो यूनिट होता है ना, नो यूनिट, कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें भी ये भी गलत है, mm क्या होता है ये भी गलत है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, बेसिकली हुक्स लॉ की बात करें, हुक्स लॉ क्या होता है, डायरेक्टली हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विथ इन इलास्टिक लिमिट होता है, विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट कर रहा है, तो मतलब ये भी गलत है। अब देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब कि डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे देख लेते हैं। द पॉइजन रेशियोज फॉर कास्ट आयरन वेरी फ्रॉम, तो बेसिकली पॉइजन रेशियो मतलब होता क्या है, पॉइजन रेशियो को हम लिखते हैं ऐसे POIS, पॉइजन रेशियो को हम लिखते हैं म्यू से, लिखते हैं म्यू से बोला जाता है म्यू। बेसिकली इसकी जो होता है 0 से लेकर के 0.5 तक की वैल्यू होती है। अब देखो म्यू की वैल्यू कोक के लिए क्या होता है, कोक के लिए होता है 0, म्यू की वैल्यू रबर के लिए 0.5 होता है, और म्यू की वैल्यू मेटल के लिए होता है 0.2 से लेकर के 0.3 तक, ठीक है, ये होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं मेटल के लिए कौन सा है, ये क्या है, कास्ट आयरन, ये भी एक प्रकार का मेटल ही है। तो बेसिकली ये क्या है, 0.25 से 0.25 से 0.33 तक होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस, द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग मॉडुलस फॉर अ पॉइजन रेशियो इज 0.25, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं कि रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस मतलब कि बल्क मॉडुलस को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रेशियो अपन बल्क मॉडुलस टू क्या है, यंग मॉडुलस, इसे बोलते हैं E से, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है, बेसिकली म्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। अब E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3K1 माइनस 2 म्यू फॉर्मूला होता है ये वाला। अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमें K अपॉन E की वैल्यू निकालना है, तो चलो हम ऐसे निकाल लेते हैं, E को इधर लेके चलाते हैं, E अपॉन K, ये कितना बच गया, 3 1 माइनस 2 म्यू,
टू म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 0.25, 0.25 है ना। अब देखो क्योंकि ई अपॉन के की वैल्यू क्या होता है, ये 3 तो ये हो गया, फिर 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा ना, कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा। ई अपॉन के कितना होता है 3, यहाँ कितना 0.5 आ जाएगा ना। अब देखो ई अपॉन के कितना हो गया 1.5, ठीक है 1.5 आ गया। अब देखो इसे हम करें, इसे हम उल्टा कर देंगे, ई अपॉन के इसे उल्टा कर देंगे, मतलब कि के अपॉन ई कर देंगे, के अपॉन ई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा, है ना। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/15/10 तो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि नीचे 10 आ रहा है तो 10 तो ऊपर चला जाएगा। अब कर देंगे तो कितना जाएगा 2/3। तो के अपॉन ई बराबर क्या होता है, के अपॉन ई बराबर कितना होगा 2/3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ क्या कौन सा आंसर है 1/3, 2/3, यही तो आ गया 2/3, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो चूँकि अरे यही है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ देखो अब आज देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऑप्शन ए में क्या है, प्रोपोजल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, एल्डिंग फेलियर। इलास्टिक लिमिट, बी में इलास्टिक लिमिट, प्रोपोजल लिमिट, एल्डिंग फेलियर, सी में क्या है एल्डिंग, फिर प्रोपोजल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फेलियर, फिर डी में क्या है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेसिकली इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, इसका एक जो है मतलब डायग्राम देखना पड़ेगा। इसका हमें डायग्राम सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार चलो मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। एक तो सेटिंग हो गई, मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं सेटिंग सही करता हूँ पहले। क्योंकि बार बार ये चेंज हो जा रहा है। देखो हाँ अगर हम बात करें, देखो तो यार बार बार ऐसे हो जा रहा है, एक सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ तो अरे क्या हो गया, चलो यहाँ पे बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस निकालना था कि कौन सा इसमें सही है। तो बेसिकली इसे समझने के लिए ना हम समझते हैं यहाँ पे, कहाँ थे हम, तो यहाँ थे ना। तो हाँ उसे समझने के लिए ना हम ऐसे समझेंगे कि पहले तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम देखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम हमें जानना पड़ेगा कि क्या होता है। तो चलो देखो जान लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्राम बनते हैं इस तरह से। यहाँ पे होता है स्ट्रेस की वैल्यू, यहाँ पे होता है स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। अब स्ट्रेस को स्ट्रेन ऐसे होता है, यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम होता है। मैं एक बार अच्छे से और मिटा देता हूँ, जैसे कि चलो यहाँ स्ट्रेस
स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम तो होता ही है ऐसे इस तरह से, तो ये डायग्राम जो इस तरह से होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से डायग्राम होते हैं। अब डायग्राम में यहाँ पे ना, यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू होता है और यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू होता है इस तरह से। स्ट्रेन बेसिकली जो है परसेंटेज में दिया होता है, स्ट्रेस मतलब होता है ना। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसके अकॉर्डिंग होता है विथ इन इलास्टिक लिमिट तक। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ना एक पॉइंट होता है, पॉइंट यहाँ पे इस पे लाइन पे ना पॉइंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए होता है, पॉइंट ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे होता है, सी पॉइंट यहाँ पे होता है, डी पॉइंट यहाँ पे होता है, ई पॉइंट यहाँ पे होता है, ये एफ पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो ए पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ए वाले पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, बी वाले पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सी वाले को बोलते हैं अपर एल्डिंग, अपर एल्ड पॉइंट बोलते हैं। और डी वाले पॉइंट को बोलते हैं लोअर एल्ड पॉइंट। और ई वाले को बोलते हैं, ई वाले पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। और एफ वाले को बोलते हैं फेलियर। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि पॉइंट ए है ना, तो पॉइंट ए मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल लिमिट है। कोई भी मटेरियल को, अगर हम कोई भी मटेरियल पे वर्क करते हैं तो बेसिकली ज़्यादातर वर्क करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादातर वर्क करते हैं। अब जो कुछ मटेरियल होते हैं, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, तो मतलब कुछ मटेरियल होते हैं उस पर ज़्यादा वर्क कर लेते हैं ना, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि कुछ मतलब कि इलास्टिक मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को उसके मतलब शेप को चेंज करते हैं ना, फिर वापस उसी शेप में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई बीम पर, है ना, बीम पर लोड लगा देते हैं, है ना, लोड लगा करके अगर मान लेते कोई यहाँ पे बीम है, ठीक है, बीम है, बीम पे कोई भारी सा लोड लगा देते हैं ऐसे, है ना, भारी सा लोड लगा देते तो पहले क्या होता है, ऐसा झुक जाता है हल्का सा, है ना, हल्का सा झुक जाता है। फिर जब ये लोड हटा, यहाँ पे लोड है, जब लोड हटाते हैं तो फिर से ऐसा ही हो जाता है सीधा। बम्बू देखो ना, लंबा सा बम्बू तो ऐसा झुका हुआ रहता है, उस पर कोई अगर लोड लगाता है तो वो इस तरह से झुक जाता है ना, अगर फिर से लोड हटाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है, वही पॉइंट है कि अगर कोई भी लोड लगाते हैं ना, तो वहाँ तक जो है आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से अगर लोड हटाते भी हो तो वहाँ से कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है दोस्त की, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब होता है दोस्त कि देखो बताता हूँ मैं आपको। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप रबर को ज़्यादा खींच देते हो तो क्या होता है, टूट जाता है। रबर क्या होता है, रबर कुछ समय तक ना जो है आपको मतलब लंबा होता है, मतलब उसका कम जो है एक्सपेंड होता है कुछ समय तक, लेकिन ज़्यादा उसे खींचने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा कहीं ना कहीं। तो जब ये इलास्टिक पॉइंट से बाहर जाता है तो कहीं आप देखते होगे रबर को, जो मिटाने वाला रबर सब होता है या पाइप वगैरह देखते होगे, जब उसे ज़्यादा मोड़ते होगे तो उस पर वाइट जैसे कि अब मान लेते एक पाइप है ना रबर, क्या यहाँ पे एक पाइप है, अब इसे मोड़ने की कोशिश करोगे, इस तरह से मोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होता है कि पाइप पे यहाँ पे कुछ वाइट सा मतलब कलर आ जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस पे ज़्यादा वहाँ स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पे, तो मतलब वो अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश कर। अगर फिर से वैसे ही छोड़ोगे तो ये जो है ना पहले जैसा पोजीशन में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो हल्का सा बेंड होते हुए नजर आएगा, हल्का सा कहीं ना कहीं, तो वो हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो जो एल्डिंग पॉइंट से यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे यह क्या है, लोअर एलडी, तो यहाँ पे भी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, आगे तक जाता है ना, कुछ चीज़ें एकदम आगे तक जाते रहती है। यहाँ इलास्टिक पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट है, मतलब अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट आ जाता है कि अल्टीमेट पॉइंट बेसिकली सब ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। और ये पॉइंट मतलब इस पॉइंट से अगर कोई भी मटेरियल पास होता है ना, तो मतलब वो जस्ट फेलियर के कंडीशन में आ जाता है।
और जब ये फेलियर पॉइंट पे आ जाता है तो मटेरियल टूट जाता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर दूसरा है इलास्टिक लिमिट, तीसरा है अपर एल्डिंग, चौथा है लोअर एल्डिंग, फिर पाँचवा है अल्टीमेट पॉइंट, छठा है फेलियर पॉइंट। तो बेसिकली अब इसका क्वेश्चन क्या था, अरे यार ये भी एक दिक्कत है। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या था दोस्त, चलो कोई नहीं, देख लो, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, नाराज़ हो गया उनसे। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। बेसिकली हुक्स लॉ क्या होता है, बेसिकली देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एल्डिंग पॉइंट, प्लास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ किसके लिए होता है, बेसिकली हुक्स लॉ होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि हुक्स लॉ का डिफिनेशन होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो बेसिकली इसमें क्या है, इलास्टिक लिमिट, तो यही ऑप्शन हो गया आंसर। अब देखो ये क्या, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। बेसिकली ये लीनियर स्ट्रेस और क्या होता है, जैसे कि ये स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को ये जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये यंग मॉडुलस। तो मतलब ये क्या है, ई जो है क्या, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस है। अब ये जो ये वाला स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या, इसे बोलते हैं लीनियर, लीनियर स्ट्रेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, इसे लीनियर स्ट्रेस बोलते हैं, इसे लीनियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कौन सा है। तो द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे जी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी भी लिख सकते, अरे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको ई लिखते हैं, ठीक है, और बल्क मॉडुलस को के लिखते हैं, पॉइजन रेशियो को म्यू लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा ऑप्शन, ठीक है, ई मिल गया ना। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है यार, ऐसे कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। बेसिकली अब देखो अगर हम मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो यंग मॉडुलस बेसिकली डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है ना। तो अगर यंग मॉडुलस की बात स्टील के लिए बात करें तो स्टील बराबर होता है 200 मेगा पास्कल, ठीक है। और अगर हम स्टील जो है कॉपर के लिए बात करें, ये कॉपर भाई, कॉपर की बात करें तो क्या होता है 100 मेगा पास्कल, है ना। अगर स्टील एल्युमिनियम के लिए बात करें तो ये होता है 15 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा ये इसके आसपास है, स्टील के आसपास है। बेसिकली यहाँ पे माइल्ड स्टील के बारे में बात करें तो स्टील के आसपास कौन सा है, 10 है, 18 नहीं, ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी की वैल्यू निकालना है। तो हमें देखो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ, तो हमें पता है एक फार्मूला कि क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन हो बोलते हैं इसको, ये गामा है, शेयर स्ट्रेन को बोलते हैं इसको। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ जी आ जाएगा, जी गामा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन गामा इक्वल टू जी आ जाएगा। तो भी देखो ये हो जाएगा। तो ये जी क्या है, यहाँ पे जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। और टाउ क्या है, टाउ है शेयर स्ट्रेस है, और उसके बाद गामा क्या है, शेयर स्ट्रेन है, ठीक है, शेयर स्ट्रेन। तो यह क्या है, तो बेसिकली कौन सा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए क्या होगा, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो बेसिकली अरे यार, तो बेसिकली ए लीनियर है, नहीं है, ई नहीं होगा, लीनियर ए भी नहीं होगा, लीनियर ए भी नहीं होगा, बेसिकली ये होगा, शेयर है ना, डी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो बीच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशनलेस, बेसिकली मैंने आपको बताया था डायमेंशनलेस क्या होता है, स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस,
क्यों होता है, देखो स्ट्रेन वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन हो गया, तो एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन एल की बात कर लें तो क्या होगा, डेल एल अपॉन एल। इसके लिए इसका भी एम होता है, इसका भी एम होता है ना। अब दोनों को काट देंगे तो क्या होगा, 9 यूनिट, कोई यूनिट ही नहीं होगा, तो डायमेंशनलेस हो गया, और क्या। अब देखो, when a bar of length L and diameter D is rigidly fixed at the upper end and hanging freely, then the total elongation produced bar due to its own weight। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, when a bar of length L, मतलब कि लेंथ L है, लेंथ इसका ना, डायमीटर D है, ठीक है, is rigidly fixed at the upper end and hanging free। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि एक बार है, तो इस तरह से हैंगिंग कर रहा है, इसका अपर वाला एंड जो है ना किसी जगह फिक्स है, मतलब छत में लगा हुआ है, इसलिए पंखा की तरह लटक रहा है, ठीक है। इसका जो है लेंथ है एल है, और इसका जो डायमीटर है डी है, ठीक है। ठीक, बेसिकली इसका अलग से एक डेरिवेशन बनता है, ठीक है ना। अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो जहाँ आपको पता होगा, लेकिन आप डेरिवेशन नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो फार्मूला होता है टोटल एलोंगेशन का, तो ये होता है डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2E होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2E, ये है इसका आंसर है। यहाँ पे द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ऑन वेट, इट्स द डिफॉर्मेशन इज द सम बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट और इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम कोई भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल होगा, ठीक है ना, उसके वेट का जो है इक्वल होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसका। अब स्ट्रेन रोसेट आर यूज टू, तो बेसिकली स्ट्रेन रोसेट एक तरह का डिवाइस होता है, सोचिए ना, स्ट्रेन रोसेट्स आर अ डिवाइस, it is used for measure linear strain, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन के लिए मेजर करने के लिए यूज होता है, तो बेसिकली ये लीनियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब आगे देख लेते हैं हम। तो देखो, द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार टेपरिंग देखो, द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 at one end to diameter D2, ठीक है, at the other end, ठीक, मतलब उसका जो है एक एंड का डायमीटर D1 है, दूसरे एंड का डायमीटर D2, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ P इज डैश द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार इज डायमीटर D1 D2 सब्जेक्टेड टू द सेम लोड। बेसिकली जैसे कि अगर ये टेपर की बात करें तो टेपर का कैसा होता है, टेपर का आकार इस तरह से होता है, अरे टेपर का आकार कैसा होता है, इस तरह से। तो यहाँ मतलब कि यहाँ पे जिसका डायमीटर छोटा रहेगा, यहाँ पे इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर क्या है, D1 है, ये इसका डायमीटर ये है, D2 है, ठीक है। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, इधर भी लोड लगा हुआ है, इधर भी लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका क्या है, एक लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला होता है PL अपॉन π/4 D1 D2 E होता है, ठीक है। एक्सटेंशन होता है, मतलब DL की वैल्यू निकालना होता है इसमें। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसका बेसिकली जो DL जो लोड के इक्वल होगा, तो मतलब यहाँ पे इक्वल में साइन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यार ये लिखने में नहीं बन रहा मुझे। अब देखो यहाँ पे अरे मिट क्यों नहीं रहा है, क्या सेटिंग होगा।
तो बेसिकली दोस्त ये मीट नहीं रहा, तो आगे हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या लिखा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील डैश द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेसिकली जो टेंसाइल स्ट्रेस का अल्टीमेट जो है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कंप्रेसिव का, ठीक है। तो ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना, मोर। आगे देख लेते हैं। इफ़ अ कंपोजिट बार ऑफ कॉपर एंड स्टील इज कूल्ड, इफ़ अ कंपोजिट बार ऑफ कॉपर एंड स्टील इज कूल्ड, देन कॉपर बार विल द अंडर क्या होगा। देखो जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिट बार क्या होता है। कि मान लेता है कि ये एक ऐसा बार है, ठीक है, इस तरह का कोई बार है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा पाइप लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला कोई है, मतलब कोई ऊपर वाला मान लेते हैं कि कॉपर ही है और नीचे वाला क्या है, स्टील है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। अब देखो इसे कूल किया गया है ना, कूल किया गया। कूल करने पे क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले कूल इसका कंडीशन होता है कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है, इसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा एस की वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा एस की वैल्यू होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा सी की वैल्यू मतलब कॉपर की वैल्यू, सी कॉपर, यहाँ स्टील है, एक कॉपर की वैल्यू 18 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है। और अल्फ़ा एल्युमिनियम का क्या होता है 24 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेसिकली जो ज़्यादा ये है ना, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। कौन से कंडीशन में एक्सपेंड होगा, जब हम उस पर हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अगर हम स्टील पे हीट प्रोवाइड कराएंगे तो स्टील ज़्यादा हीट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो मतलब धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, अब कम ही एक्सपेंड होगा, ठीक है। और कॉपर का जो कॉपर पे हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो इससे ज़्यादा देर तक एक्सपेंड होगा। अगर हम एल्युमिनियम पर उसी टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करवाएंगे अंडर सर्टेन टाइम, तो जो है इसके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन भाई अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कूल करने पे क्या होगा। चूँकि हम इसे कूल करना चाह रहे हैं तो कूल करने पे क्या होगा, कंप्रेस होगा ना, कूल करने पे कंप्रेस होगा। तो बेसिकली कूल करने पर सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अब देखो क्योंकि यहाँ पे इसका ज़्यादा है, तो कूल करने पे क्या होगा, कंप्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम पे कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। और यहाँ पे कॉपर पे भी अगर कूल प्रोवाइड करवाएंगे तो ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। लेकिन यहाँ पे कूल प्रोवाइड करवाएंगे, कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या होगा, टेंसाइल होगा। क्योंकि यहाँ जो है ना इसका जो एकदम थर्मल कोफिशिएंट का सबसे कम है, तो मतलब ये है कि कूलिंग जो है, कूलिंग में फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप इन अ बार डिपेंड अपॉन, देखो कौन कौन सा जो है पैरामीटर जिस पे हम थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होता है। अब थर्मल स्ट्रेस टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है वो भी आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई एक बार है यहाँ पे, ठीक है ना, बार है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो मान लेते कोई बार है यहाँ पे, एक दीवार रख दिए, कोई इस पर इधर भी दीवार रख दिए, ठीक है, इधर भी दीवार रख दिए। अब यहाँ पे हीट प्रोवाइड करवा रहा है, तो पहला कंडीशन में क्या होगा, इस पर हीट प्रोवाइड करवाएगा तो ये गर्म होगा तो ये फैलने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा ना, जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस दीवार में टच करेगा, इधर इस दीवार में टच करेगा, इस दीवार में टच करेगा तो यहाँ पे ये भी दीवार इधर इससे क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो पहले चेंज कैसे आ रहा है, पहले चेंज थर्मल के कारण इसमें आ रहा है, ठीक है। और जब थर्मल के कारण आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, लास्ट में जब दीवार में टकरा रहा है, मतलब टच हो रहा है, तो यहाँ पे भी दीवार भी एक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो मतलब कि अगर हम चेंज की बात कर ले तो टोटल चेंज किसके कारण हो रहा है, थर्मल के कारण प्लस ये मैकेनिकल का कारण, MECH लिख देता हूँ, मैकेनिकल कारण, क्योंकि मैकेनिकल का फोर्स लग रहा है। क्योंकि इसका जो लेंथ है ना L है, टोटल लेंथ L है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा L डेल T इसका फॉर्मूला होता है थर्मल का। अब देखो क्योंकि यहाँ जो ये होता है ना प्लस, ये मैंने आपको बताया था ना इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब आप किसी
बार पे जो है ना उसका इलोंगेशन निकालते हैं तो पी एल अपॉन ए ही होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था पी एल अपॉन ए ही होता है। तो देखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा एल डेल टी है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा पी एल अपॉन ए, ब्रैकेट बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ कर देंगे 0। अब देखो ये क्या हो गया, अब ये हो गया अल्फ़ा एल डेल टी पी एल अपॉन ए, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्मल एंड टेम्परेचर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो एल से एल कट गया, यहाँ से एल से एल कट गया, यहाँ एल से एल कट गया। अब क्या बच गया, ई बच गया और ए बच गया, ई ए को उधर लेके चले जाएंगे ना, सॉरी ए को नहीं लेके जाएंगे, ई को लेके चले जाएंगे इधर। तो अल्फ़ा डेल टी हो गया, फिर ई बच गया ई। अब क्या हो गया यहाँ पे पी अपॉन ए, तो पी अपॉन ए को मैंने बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेस बताया था, है ना। तो ये थर्मल स्ट्रेस हो गया, थर्मल स्ट्रेस। अब देखो चूँकि यहाँ पे देख रहे होगे क्या कर रहा है कि थर्मल स्ट्रेस किस पे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बेसिकली डेल एल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस पर डिपेंड कर ही रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये भी सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगा तो जो थर्मल स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, तो ये भी सही होगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी इंक्रीज होगा तो ये भी स्ट्रेस इंक्रीज होगा, तो ये भी सही होगा। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो अगर हम ओवरऑल देखने की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये इसका ये आंसर सही होगा, ठीक है, ये इसका ये आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ये सेटिंग पता नहीं क्या हो गया, मुझे फिर से सही करना पड़ेगा। कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे ना हम, हाँ। अब देखो, अब आगे देख लेते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ सब आ गया, मिट क्यों नहीं रहा, ये तो मिट जा रहा है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट, द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज। बेसिकली जैसे देखो क्या बोल रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ, मतलब कि डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये इसका क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, बेसिकली इसका बेसिकली सबसे पहले जान लेते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन LATER, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन को बोलते हैं एप्सिलॉन डी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। ये मोड है, मोड। फिर उसके बाद ये एक होता है लीनियर स्ट्रेन,
लीनियर NEAR लीनियर स्ट्रेन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन L। ठीक है, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब देखो चूँकि हमें पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या है, लीनियर स्ट्रेन, तो मतलब कि म्यू की वैल्यू होता है ये डेल डी अपॉन डेल डी अपॉन डी, फिर डेल L अपॉन L। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला था, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं द पॉइजन रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन एंड टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बेसिकली सही है। बेसिकली जैसे कि अगर हम पॉइजन क्या निकालें तो ये क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, लीनियर स्ट्रेस होता है यार, यहाँ पे लीनियर स्ट्रेस होगा, लीनियर स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये सही होगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, और काफ़ी आसान क्वेश्चन मैंने दिया है, आप आराम से बना सकते हो। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है यार, FORC, फोर्स का यूनिट बेसिकली हमें पता है न्यूटन ही होता है यार। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट, तो बेसिकली जब हम ना कि मान लेते कोई ये एक एंगल कोई फोर्स है, ये भी एक कोई फोर्स है, ठीक है, और मान लेते ये कोई फोर्स Q है, ये कोई फोर्स P है, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं कैसे, रिजल्टेंट निकालने मतलब इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो ये रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट कितना, जब हम इसको इधर से ऐसे करके मिला देते हैं, इधर से इसका ऐसे मिला लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितना हाइट होता है ना उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका ये टोटल जो होता है ना इसे हम ठीक है थीटा बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी एंगल होता है इसे अल्फ़ा बोलते हैं। अब चलो देखो कि इसका जो अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए निकाला जाता है कि √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। ठीक है, ये होता है, तो बेसिकली इसमें ये आंसर सही है, अरे इसमें ये आंसर सही है। अब देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट, ये सब ठीक कैसे लगा हुआ है, हाँ, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ independent of force, principle of resolution of force, principle of transmission of force, none of the above। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, जब हम हमारे पास बहुत सारे फोर्स होते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे फोर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, तो हम इस तरह फोर्स को क्या करते हैं, इस तरह से रिजॉल्व कर देते हैं, है ना, इसका X डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, फिर इसका Y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। उस वक्त क्या करते हैं, समेशन ऑफ Fx कर लेते हैं, है ना, इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy कर लेते हैं इक्वल टू 0, फिर समेशन ऑफ मोमेंट का कर लेते हैं 0। तो बेसिकली ये क्या होता है, रिजोल्यूशन ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी होगा सही। अब देखो ये क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग एन एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P। देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, इसका मतलब यही था कि जैसे हम यहाँ पे एक कोई फोर्स है Q है, यहाँ पे कोई फोर्स P है, इसलिए इसका जो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट ये जो इसका जो है ये रिजल्टेंट हो गया, जब यहाँ से मिलाते तो इतना डिस्टेंस आता है उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट है R, अब यहाँ से ये एंगल क्या कितना हो गया, थीटा हो गया, अब यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, फाई हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम फाई की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा निकालना पड़ता है, tan फाई इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली इसमें कौन होता है, tan थीटा, ऑप्शन कौन होता है, tan अल्फ़ा इक्वल टू P sin थीटा, P sin थीटा है P sin थीटा प्लस P प्लस Q sin थीटा है, गलत, ये तो गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन है, ठीक है लगा हुआ।
अब टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पी कोस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, मतलब यहाँ पे कोस है तो ये भी गलत हो गया। अब क्या टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, तो ये बेसिकली ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसका भी जो है सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट देयर नंबर विल बी inclined at एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल सच दैट, तो बेसिकली अगर इसका थीटा निकालना होता है ना, टेन थीटा, जिसको क्या बोलते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस, तो ये निकल जाता है। तो बेसिकली इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो, द फोर्स विच मीट अ पॉइंट, द फोर्स विच मीट अ पॉइंट, देखना विच मीट वन पॉइंट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो, देखो जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक को प्लेनर होता है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, अरे यार मिट गया इस बार। देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज सेम प्लेन होता है, सेम प्लेन। ठीक है, अभी बाद क्या मीट एट वन पॉइंट, मतलब कि कॉन्करेंट होता है। ये कॉन्करेंट फोर्स किसे कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं कि ऑल फोर्स मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो पहले क्या है कि मीट एट वन पॉइंट, मतलब कॉन्करेंट फोर्स हो रहा है, तो कॉन्करेंट फोर्स ये हो रहा है, कॉन्करेंट फोर्स ये हो रहा है। ठीक है, और उस वक्त क्या हो रहा है कि देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब कॉन्करेंट हो रहा है, नहीं सॉरी कोप्लेन हो रहा है, तो कोप्लेनर यहाँ हो गया, कोप्लेनर यहाँ हो गया, अब नहीं है, तो मतलब ये दोनों में सही है, ये है, ये सही ऑप्शन है। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आर दोज फोर्स विच, मैंने आपको बताया था ना, कोप्लेनर कौन होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करता है। तो मीट एट वन पॉइंट, चलो इसका तो मिल गया, कॉन्करेंट हो गया, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट, मतलब ये नहीं होगा, डू नॉट ये भी नहीं होगा, मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब ये सही हो जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स है इस तरह से, यहाँ क्या फोर्स है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। अब यहाँ क्या है, अल्फ़ा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, तो क्या हो जाता है, इसके सामने वाले एंगल को है ना उसके अपोजिट में लिख देते हैं, साइन गामा, P अपॉन साइन गामा, P जितना फोर्स है ना ऊपर में, उसके नीचे वाले एंगल उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं, फिर बराबर करेंगे, फिर करेंगे Q फोर्स है, फिर अपना हो गया साइन, इस सामने फोर्स कौन सा है, साइन का एंगल कौन सा है, अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और उसके बाद हो गया आर का मतलब क्या होगा, साइन बीटा हो गया ना। तो अगर इसमें हम निकालना होता है ना, तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर में सिर्फ हमें फोर्स निकालना पड़ता है तो हमें कोई दो क्वेश्चन को हम सामने रखते हैं, जैसे कि 1 = 2 रखेंगे, है ना, या 1 = 2 रखेंगे, या तो 2 = 3 रखेंगे, या तो 3 = 1 रखेंगे, है ना। ऐसे करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसका मतलब इसका जो फोर्स निकल जाता है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि द 3 फोर्स मस्ट बी इक्वल, 3 फोर्स को इक्वल होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि 3 फोर्स को इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता, ठीक है। द 3 फोर्स मस्ट बी एट 120 टू ईच अदर, तो 120 डिग्री का होना ही चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 120 डिग्री का होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बस 3 जो होना चाहिए, 3 फोर्स होना चाहिए। द 3 फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम
मतलब तीनों फोर्स की वैल्यू समान होनी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ द थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इन अ इक्विलिब्रियम, देन each force is proportional to the sine of the angle between the two between the other two। बेसिकली इस ये आंसर सही होगा, देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स पोजेस, तो बेसिकली यहाँ नो वेट, कोई वेट नहीं लगता। जो ऊपर से ऊपर से कोई चीज़ें गिरती है ना, तो उस पर वेट लगता ही नहीं है, बल्कि उसका खुद का वेट होता है ना। जब ऊपर से मान लेते हो कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ज़मीन की तरफ गिर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, वो खुद अपने फोर्स के कारण नीचे गिर रहा है, और प्लस उसमें ग्रेविटी लग जा रहा है ना। वो तो नेचर वाला है, किसी भी चीज़ पे लगता है तो ग्रेविटी लग रहा है, और तो इसका अलग से कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है, तो इसका नो वेट होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्स। अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्स। अब कपल क्या होता है दोस्त, कपल देखने के लिए ना, मतलब कि मान लेते कोई इस तरह से लाइन होता है, इसमें दो अपोजिट फोर्स होते हैं, एक इस तरह से फोर्स होगा, एक इस तरह से फोर्स होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं अलाइक फोर्स, अलाइक फोर्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं अपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है, अपोजिट। अब क्या कर रहा है, ये अपोजिट, यहाँ का डिस्टेंस बीच होता है, मतलब कि यहाँ से एल है, यहाँ से एल, तो यहाँ का डिस्टेंस भी एल ही होगा, ठीक है। यहाँ पी है तो यहाँ पी होगा। अब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। पैरेलल तो हो लेकिन डिफरेंट नहीं है, बल्कि सेम है, तो ये तो गलत होगा। ये नहीं है, मतलब डिफरेंट इसका फोर्स नहीं है, बल्कि सेम फोर्स है ना, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो लाइक, तो ये तो लाइक तो है ही नहीं यार, अलाइक फोर्स है ना, ये तो गलत हो गया। लाइक ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अनलाइक पैरेलल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड, ये सही हो गया। बेसिकली ये क्या कर रहा है ना, ये जो है बॉडी को इधर से इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बॉडी को इधर से इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रोटेशनल कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अ कपल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मैंने अभी बताया था, रोटेशनल मोशन सही होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल लाई एट अ पॉइंट वेयर इट्स टू डायगोनल मीट ईच अदर। मतलब कि कोई एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल जहाँ पे मीट कर, अरे इसके डायगोनल जहाँ पे मीट करेंगे ना भाई, वहाँ पे इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। मेरा थोड़ा इस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये पैड पे लिखने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा हाथ जो इधर उधर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तो बेसिकली इसका जो आंसर सही होगा। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो हम निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का निकालेंगे, हम देख लेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। रेक्टेंगल का होता है VH/12, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इसका भी तो एम ही होगा ना, ब्रीथ है उसका भी एम ही होगा यूनिट, और ये जो है हाइट है उसका भी तो एम ही होगा, तो ये होगा कितना हो गया, m⁴। तो बेसिकली ये m⁴ हो जाएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल लाई द डिस्टेंस। बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल का निकालना है, तो बेसिकली सेमी सर्कल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, आधा सर्कल स्ट्रक्चर होता है ना। तो स्ट्रक्चर आधा सर्कल होता है, तो मतलब कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सरफेस से हाइट कहाँ, तो बेस से हाइट कितना होता है, तो बेस से हाइट इतना होता है, तो ये कितना 4π/3r होता है, ठीक है। सॉरी मैं गलत लिख दिया क्या, 3r/4π, चलो यही सही होता है, शायद मैंने गलत लिख दिया यार। ठीक है, 4π, चलो हाँ ये सही है, चलो मारते हैं ऑप्शन।
कहाँ चला गया? तो बेसिकली दोस्त आप ना एक बार वेरीफाई कर लेना इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये आसान ही है, मुझे याद है, लेकिन थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो रहा। तो बेसिकली ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। एक बार आप देख लेना ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड ऑफ अ मास m, लेंथ l, मास कितना m है, उसके बाद मास ये मास है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। मिड पॉइंट परपेंडिकुलर द इस लेंस, मतलब कोई रोड है यहाँ पे, तो इसका निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई रोड के लिए क्या हो जाता है, 1/3 ml² हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या 2/3 ml² नहीं है, 1/3 ml², मतलब ये सही है। द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है, फिर डायनेमिक फ्रिक्शन के ये जो होता है ना ग्रेटर देन 1 होता है। ये क्या इक्वल टू 1 ये नहीं है, लेस देन 1 ये भी नहीं है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के एग्जाम्पल मैंने आपको 11th 12th 9th में पढ़े होंगे यार। तो ये क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये होता है। एक होता है s इक्वल टू यू टी, एक होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो बस तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही, ये भी सही, मतलब कि ओवरऑल ये सही हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट पोजेस, मतलब ये बनाया था पहले, इसके पहले तो हो गया सही। अब आगे देख लेते हैं ना रीजनिंग क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा होता है वो भी देख लेंगे हम। सबसे पहले ना रीजनिंग को करने के लिए हम कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करते हो ना तो आपको कुछ ट्रिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ। और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा ट्रिकी होता है और आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में उलझा लेगा तो उलझ जाओगे। तो सबसे पहले इसे इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना, इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल। अरे यार, अल्फ़ाबेटिक बोलते हैं ना, अल्फ़ाबेटिक सीरीज बोलते हैं इसको। एक होता है न्यूमेरिक सीरीज भी होता है, न्यूमेरिक सीरीज भी होता है। ये सारे क्वेश्चन वैरायटी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये चीज़ जान लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका कुछ ट्रिक सीखेंगे कि और कुछ ट्रिक सीख लेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। वो ट्रिक याद करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUV
RSTUVWXYZ, ये है ना। क्योंकि आपको पता होगा, आप तो जानते ही होंगे ना। अब देखो 1 2 3 4, मतलब कि एक कहाँ किस पोजीशन पे आएगा, तो एक पोजीशन पे आएगा, बी हो जाए 2 पोजीशन पे आएगा, है ना। ऐसे करते करते ये क्या हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, है ना। अब देखो एक और देख लेते हैं। अब उल्टा काउंट करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो ना, तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे किसी चीज़ को। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है। ए का अपोजिट जेड होता है ना, क्योंकि ए इधर से भी, ए इधर, अरे यार, क्योंकि ये ए जो है इधर से लास्ट है, जेड जो इधर से लास्ट है। बी का क्या होगा, बी का होगा वाई, बी इधर भी सेकेंड लास्ट है, बी इधर भी सेकेंड लास्ट है। तो हम ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। अब हम चीज़ों को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें आ जाएँ, है ना। हमें जो है चीज़ें याद हो जाए तुरंत ही। हम कोई ऐसा ट्रिक बनाएंगे ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो हम बार बार ऐसा झांकते तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि अरे यार इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ऐसा झांकते नहीं रहेगा। तो हमें एक ऐसा ट्रिक बनाना पड़ेगा कि हमें आराम से याद हो जाए। तो अब ऐसा ट्रिक बनाने के लिए ना हमें रोज़ाना के वर्ड चूज करना पड़ेगा, कि रोज़ का वर्ड, मतलब रोज़, जैसे कि जो रोज़ में हम यूज करते हैं ना, तरह तरह के वर्ड यूज करते हैं जो हमें कंफर्टेबल होता है, उस तरह के वर्ड से हम कुछ बना सकते हैं। जैसे देखो ए से जेड तक अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ए से जेड तक अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ए से जेड, ये ए जेड एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए जेड HAR, अजहर लिख सकते हैं, अजहर नाम से हम ए जेड आ जाएगा। अब देखो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ वाई है, तो हम ऐसे नहीं बना सकते हैं बाय, अरे हाँ, बी है वाई है, तो हम इसका एक दूसरे से अपोजिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बी वाई है, तो इसका हम ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या, इसका हम इस तरह से नहीं बना सकते हैं, बाय बना सकते हैं, मतलब बी का उल्टा वाई है, बी का उल्टा वाई है, ठीक है। अब देखो चूँकि अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या सी है, यहाँ पे एक्स है, तो सी एक्स से कौन सा वर्ड बन सकता है, थोड़ा सोचो। आपसे अगर कोई सोच लिया तो फिर अच्छा ही है, चलो हम बना लेते हैं सी एक्स से। सी यहाँ पे यहाँ एक्स है, तो कोई ऐसा वर्ड देख लेते हैं जो कि आपके लिए, हमारे लिए अच्छा हो। तो सी लिख के ए हो गया एक्स, क्रैक्स, खाने वाले क्रैक्स होता है ना, उस वाला वर्ड से हम क्रैक्स बना लेते हैं। अब देखो चूँकि मुझे याद है कुछ चीज़ें, तो मैं आराम से बता देता हूँ आपको। जैसे देखो कि अब जैसे देखो यहाँ से डी होता है, डी से इसका अपोजिट होता है डब्लू। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड क्या क्या है। फिर डी के बाद ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई होता है, ये ना ई होता है, ई का अपोजिट होता है भी, है ना। एफ होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का जी का टी होता है, एफ का यू होता है भाई, एफ का यू याद आ गया, जी का ये होता है टी, एच का एस होता है अपोजिट, है ना। अब देखो चूँकि हमें पता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एच के बाद आई होता है, आई का होता है आर अपोजिट। फिर उसके बाद जे का होता है क्यू। अब देखो जे के बाद क्या होता है, जे के होता है, के का होता है पी, के का पी अपोजिट होता है। एल का होता है ओ अपोजिट, एम का होता है एन अपोजिट, ठीक है। अब देखो हम आराम से बना सकते हैं, कोई वर्ड सब बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे अच्छे से।
जैसे डी है, डी डब्ल्यू है तो दूध वाला हो सकता है ना, दूध वाला, ठीक है, दूध वाला तो मतलब डी डब्ल्यू का अपोजिट है। ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। अब एफ यू से हो गया फूफा जी, फूफा जी है ना। जीटी हो गया जीटी रोड। एच एस मतलब हाई स्कूल हो गया, है ना। अब आई आर मतलब क्या हो गया, आई आर मतलब इंडियन रेलवे भी कर सकते हैं। इंडियन रेलवे बोल सकते हैं। जे क्यू हो गया, मतलब जे क्यू क्या मतलब, जे क्यू का मतलब क्या हो गया, जंगल क्वीन, है ना। केपी मतलब कमला पसंद, अजय देवगन, ला पसंद, है ना। उसके बाद एल मतलब लव हो गया, एम मतलब मैन। तो इस सारे वर्डों से ना हम पता कर सकते हैं, चलो भाई कि इसका मतलब ये हो गया, इसका उल्टा ये होता है। चलो अब आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है। आसान आसान क्वेश्चन होगा, जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि बी का यहाँ पे देखेंगे, बी क्या, बी ई है, डब्ल्यू ए आर ई। तो सबसे पहले देखेंगे बी की पोजीशन क्या होती है, बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है ना। ई की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है। डब्ल्यू का पोजीशन क्या होता है, 23 होता है। ए का 1 होता है, आर का होता है 18, ई का होता है 5, है ना। अब देखो कोई कि चूँकि ये है ए आर ई एन ए एस, ए का कितना होता है 1। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि इसका पोजीशन क्या होता है। आर का होता है 18, ई का 5, एन का होता है एम एन मतलब 14, है ना। अब फिर ए का होता है 1, एस का होता है 19। अब देखो ये याद कैसे रख रहे हैं, मुझे कुछ तरीका याद है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि T20 आपको याद है, T20 हम खेलते हैं तो T20 मतलब टी का मतलब 20 हो गया, है ना। उसके बाद ए से तो लेकर के 10 तक। चलो मैं आपको कभी और बता दूँगा किसी क्लास में, अभी थोड़ा सा रीजनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन बार बार जा रहा है बार तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्योंकि चलो देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, जैसे कि अगर हम इसमें 1 माइनस कर देंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो ऐसा। फिर यहाँ पे कितना कुछ करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ेंगे तब 18 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या 23 में कुछ करेंगे तो 23 में माइनस करना पड़ेगा हमें, कितना माइनस करेंगे, 5 आ जाए तो यहाँ से 5 10 15 15 3 18 करना पड़ेगा माइनस। तो मतलब ऐसा कुछ वर्ड नहीं मिल रहा। अगर छोड़ो तो मतलब इसमें ना कुछ ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका पैटर्न बना पाएँ। अब हम वर्ड में देख लेते हैं यार, कुछ ना कुछ अगर वर्ड में मिल जाए। जैसे देखो बी, यहाँ क्या है, वी वेयर, है ना। ए आर, यहाँ ई पहले है, यहाँ ई बाद में है। आई यहाँ पे, देखिए आर यहाँ पे है, यहाँ कोई ऐसा वर्ड है जहाँ पे तीसरे नंबर पर आर है इसका, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सॉरी, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो गौर से तो ए आर है, अब यहाँ पे भी ए आर है। मतलब कोई ऐसा पैटर्न बन सकता है कि यहाँ पे आर पहले है, यहाँ पे आर सॉरी यहाँ पे आर बाद में है, यहाँ पे आर पहले है। तो मतलब कि ऐसा कोई पैटर्न है कि यहाँ पे आई एन ई बाद में है, इधर आई एन ई पहले होना चाहिए। तो देखो देखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तो आ ही गया यार, आई एन ई पहले, क्योंकि यहाँ पे आई एन ई बाद में, यहाँ पे आई एन ई पहले, तो यही है उसका आंसर हो जाएगा। ये मैं इसमें बेकार में चक्कर में पड़ रहा था। अब देखो यहाँ पे देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना आपके लिए बहुत आसान होगा। देख जैसे कि BIOLOGY बायोलॉजी जो है किस लिए है, YRLOLTB। तो
तो बेसिकली इसका आसान है, अगर मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था इसकी जस्ट पहले वाले में क्या बताया था, याद है कि बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, है ना, वही से अच्छा चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो जैसे बी का है तो बी का जो वाई हो गया है ना, बी का तो वाई हो गया, इसका उल्टा। आई का तो आई का क्या था, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आर हो गया। ओ का क्या था, एल लव था, है ना, एल हो गया। एल का क्या था, ओ का क्या था, एल था। जी का जी टी रोड था, टी क्या आ गया, टी का बी से बी वाई, यहाँ क्या था, बी था। तो ऐसा कुछ है, हाँ सही तो यहाँ पे तो है। तो ऐसे ही फिजिक्स का बना लेंगे, पी एच वाई एस आई सी एस, फिजिक्स का बना लेंगे। पी के बाद पी का क्या होता है, कमला पसंद, तो के हो गया यहाँ पे। एच का क्या था, हाई स्कूल, यहाँ हो गया, ये बी हो गया। तो पहले देखना है कि ये तीनों कहीं मिल रहा है क्या, तो 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है, मतलब ये दोनों सही मिल रहा है। इसके बाद देख लेते हैं एच क्या होता है, एच से एस से एस से, ऐसा कोई का कौन था, हाई स्कूल तो था ही ना, तो यहाँ से तो एच आएगा ना, ऐसे देखो यही तो हो गया। अरे यार ये दोनों मिल रहा है, चलो ठीक है। अब आई का देख ले, तो आई का इंडियन रेलवे, यहाँ एच के बाद एक्स है, यहाँ एक्स के बाद आर है, तो मतलब यही से होगा सही। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे देख लेंगे कि क्या है कि ड्रीम ए, अरे यार यहाँ एम सेकंड लास्ट में, यहाँ एम जो लास्ट में है, तो यहाँ पे है ई जो सेकंड लास्ट में, कोई ऐसा वर्ड है जो ई लास्ट में है, तो बेसिकली ये भी हो सकता है यार, कोई भी ठीक नहीं। इसमें ना कोई कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर तुम ही बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो या कोई भी आंसर सही। तो अब कोई आंसर सही हो सकता है तो इसका मतलब है कि कोई आंसर भी आप दे दोगे तो हो जाएगा, मानिए, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आप किसी तरह के पैटर्न बना सकते हो यार। यहाँ पे एप्टीट्यूड में ऐसा है ना, मैनी पैटर्न हो सकते हैं, आपके सोच के आधार पर ना मैनी पैटर्न हो सकते हैं। अब कौन सा पैटर्न आप चूज करते हो, या तो कौन सा पैटर्न आप जो चूज किए वो सही ही होता है, वो दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ना, एम यहाँ पे सेकेंड लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ई यहाँ पे सेकेंड लास्ट में आ रहा है, ई यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। इसमें भी अरे 2 ऑप्शन आ गए, इसमें भी। अब कोई ऐसा ऑप्शन है, अगर हम कुछ नया कुछ करें, क्योंकि हमें कुछ पहले ऐसे देख लेते हैं। एफ, अगर इसमें कुछ मिल जाए, FRAME है ना, DREAM, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 6 था, इसमें 18, इसमें 1, इसमें 13, इसमें 5, ये 4 है, ये कितना है 18 है, ये 5 है, ये 1 है, ये कितना है 13। तो बेसिकली ऐसे करें, क्योंकि 1 2 3 कोई वर्ड सेम लग रहा है, बस इसमें डी नहीं है, इसमें डी आ गया यार, दिक्कत है। इसमें एफ है, इसमें एफ नहीं है, वही तो दिक्कत है, मतलब उल्टा पुल्टा भी नहीं है। चलो कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि इसमें वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड है। अब देखो इसमें कौन सा वर्ड है जो 5 है, 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 3, मतलब ये जो है ना पेस्ट में जो 5 वर्ड है, तो मतलब इसका आंसर यही होगा यार, उतना ध्यान मत दो, यही सो। उसके बाद क्या है, ये 3 ऑफ द फ्लोइंग 4 वर्ड पेयर अलाइक इन अ सर्टेन वे। तो बेसिकली इसमें ना 3 वर्ड ऐसा है, 3 ऑप्शन ऐसा जो कॉमन है, कॉमन एक ही जैसा है, कॉमन वर्ड है, और उसके बाद एक ही जो है अलग है। तो पहले देख लेते हैं, बेसिकली ये जो है ना कोई एक देश है, ये टका तो बांग्लादेश की करेंसी है, पता ही है, तो मतलब कि ये एक कंट्री हो गया, ये कंट्री हो गया, ये क्या होगा करेंसी। बांग्लादेश की कंट्री क्या, बांग्लादेश की करेंसी क्या होता है, टाका। मलेशिया क्या होता, डॉलर किसका होता है, डॉलर तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी होता है ना, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। फिर रसिया का रबल होता ही यार, साउथ कोरिया का वॉन, ये तो मतलब कि इसका जो आंसर ये है, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो आसान है यार, ऐसे ही दिख जा रहा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना है, तो 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, अरे यार हाँ 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। 9 का स्क्वायर कितना है, 81। फिर 11 का स्क्वायर 121, तो बेसिकली ये 81 होगा ना।
इसका आंसर। अब देखो आदित्य रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या आदित्य एक लड़का है जिसका जो है रैंक है 16 फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से 16 है, ठीक है, टॉप से 16 है। तो मतलब इधर से ये मान लेते हैं कि ये टॉप है, चलो टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। अब टॉप से कितना है 16 रैंक है, 16 है, ठीक है। एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। अब 49 कितना है, बॉटम से कितना है 49 है। तब क्या निकालने की बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या होता है RH साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड अरे यार यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, अरे यार मिटता क्यों नहीं है, अरे यार चलो हमें इधर ही लिख देता हूँ, तो काट देते हैं ना। टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड -1 होता है, ये होता है। चूँकि हमें निकालना है टोटल फार्मूला, टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो RHS मतलब कि मान लेते हैं कि ये टॉप को राइट हैंड साइड मान लेते हैं, ठीक है, और बॉटम को जो है लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। तो राइट से कितना है, राइट से 16 है ना, और प्लस लेफ्ट से कितना है, बॉटम से कितना है 49, बॉटम से 49 है, फिर -1। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना 9 छो कितना 15, हाथ में 1 4 5 5 1 6 -1 कितना आएगा 64 स्टूडेंट है क्लास में, तो 64 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो चूँकि ये आसान सा क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो बेसिकली इस जो वर्ड है ना उससे मिलता जुलता कोई वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, तो ये निकालना है। तो पहले देखो हेक्सागोनल 6, तो यहाँ हेक्सागोनल कैसा होता है, ऐसा होता है, हेक्सागोनल में 6 साइड होता है ना, 1 2 3 4 5 6 साइड होते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर तो ऐसा है, सिलेंडर सर्कुलर, मतलब कि सिलेंडर पहला तो आकार का रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा है जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पहला तो इसका आकार रिप्रेजेंट कर रहा है शेप, और दूसरा नंबर। तो इसमें क्या है, पहला में भी जो है शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा में भी शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मतलब नहीं हो सकता। अब ट्रायंगल जो है पहला में शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा में एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बेसिकली ये नहीं हो सकता। अब ये चौथा क्या, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से होता है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब वैसे होते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं, है ना, तो 4 साइड है, मतलब कि ये 4 है तो ये 4 है, मतलब यही हो जाएगा। अब देखो ये बेसिकली ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टाइप है। इस तरह क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, लोअर से जाते हैं हायर में, ठीक है, लोअर से हमेशा हायर की तरफ जाएंगे, तो आप ऐसे निकल सकते हैं। अगर हमें हमेशा इस तरह से चलना पड़ता है, अगर इस तरह से चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से चलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो मतलब लोअर से हायर की तरफ चलेंगे तभी सही होगा। तो मतलब कि अगर कुछ देखें कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे 3 × 9 × 8, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो 2 × 2 मतलब 202 आ रहा है क्या, 9 × 27 × 8 कितना हो रहा है 8 37 56 5 8 दूनी 16 16 5 कितना होता है 21, तो ये गलत हो गया, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब कि 9 + 81 + 64 कितना हो गया। देखो ऐसे करते हैं, 8 6 कितना होता है 14 14 10 15 14 10 मतलब 150 154 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि हम 3 9 8 को एक साथ ले लेते हैं, अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, -8 करने की कोशिश करें तो 300 आ जाएगा ना ऐसे। अरे तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या,
ऐसा कुछ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने मन से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि हम कहाँ से लिए नहीं लिए, आप कैसे भी घुमा कर सकते हो अपने मन से। तो अगर इसे करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है 398 माइनस 9 कितना 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 18 के 19, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, 8 में से 6 गया 2 बच गया, 9 में से 9 गया 0 बच गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 बच गया, बेसिकली ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखो इसका भी ऐसे करते हैं, 589 माइनस 89 इंटू 2 करते हैं, कितना हो जाता है 589 से करेंगे माइनस 9 दिन 18, 18 के 8 हाथ में 8 दूनी 16, 16 एक 17, कितना हो जाएगा 9 से 8 गया 8 बच गया, 9 से 8 गया 1 बच गया ना, 9 में से 8 गया 1 बच गया, और 7 में से 8 में से 7 गया 1 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, 411 आ गया, अरे सही आ गया। अब देखो क्योंकि इसका भी वैसे करना है, 278 माइनस 78 इंटू 2 कर देते हैं, तो 278 माइनस कितना 8 दूनी 16, 16 से हाथ में 8 दूनी 16 से हाथ में 7 दूनी 14, 14 15 आ गया यहाँ पे, 7 में 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बच गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बच गया, 2 में से 1 तो बेसिकली 122 आ गया, तो बेसिकली 122 आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका मतलब घुमा फिरा को कैसे लाना पड़ता है यार। अब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो बार बार आपको तरह तरह क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। अब देखो बेसिकली ये आसानी है। अब जहाँ जहाँ जो है ना, मान लेते प्लस ए में करें तो इसका साइन चेंज करके हमें 8 इक्वल टू लाना है, अगर 8 इक्वल आ गया तो मतलब वो सही है। तो पहले चलो करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। तो चलो देखो ये 6 है, 6 प्लस को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस को माइनस करना माइनस को प्लस करना, तो 8 भाग तो रहेगा ऐसे ही, 4 हो गया, माइनस को प्लस करेंगे फिर 4 इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो ऐसे करेंगे कि 4 इतना कितना हो गया 2 6 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 8 हो गया ना। 6 में से 3 गया, 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4 प्लस 4 8 बच गया ना, यही इसका आंसर हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं इसके आंसर। इसका आंसर क्या, इन अ रो ऑफ 74 बॉयज शिवम इज 27, मतलब टोटल नंबर बॉयज कितना है 74 है, शिवम कितना कैसा शिवम, अरे और शिवम जो है, शिवम कहाँ है, शिवम जो है, शिवम इज 27 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि यहाँ से ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। और शिवम 27 मतलब कि यहाँ से 27 है। प्रकाश इज 7th टू द राइट ऑफ शिवम, मतलब यहाँ से ये तो ये क्या शिवम है ना, और फिर यहाँ से इससे 7th राइट में है, मतलब यहाँ से 7th राइट में है, ये क्या प्रकाश है। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रकाश पोजीशन, तो व्हाट इज द प्रकाश पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड टू द रो, तो राइट से क्या होगा पोजीशन, राइट से निकालना है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हमें पता है ना कि हम कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल नंबर कितना होता है, टोटल इक्वल टू RHS प्लस LHS माइनस 1। देखो हम प्रकाश ले लेते हैं, चूँकि यहाँ तक तो शिवम की वैल्यू कितना थी 27 था शिवम का पोजीशन, और प्रकाश का पोजीशन कितना है, शिवम से बस 7 आगे है, तो 27 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, 34 हो जाएगा 34। तो अब देखो क्योंकि टोटल कितना है 74 है, और राइट हैंड साइड से निकालना है, राइट हैंड साइड से पोजीशन, प्लस कितना है 34 माइनस 1 कितना हो जाएगा 33, तो 74 इक्वल टू 33 प्लस R हो जाएगा, इससे घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 4 बच गया ना, 41 हो जाएगा टोटल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बेसिकली ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप इसे आराम से देख सकते हो, बेसिकली इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना है नहीं, बस याद करना पड़ता है। तो बेसिकली मैंने डिजाइन किया क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि कैसे करते हैं। तो हु क्रिएटेड बिटकॉइन, तो बेसिकली इसका ऑप्शन ये होगा, एक सतोशी नाकामातो। देखो व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की वैल्यू कितना होता है, अगर हम ऐसे pH टेबल के जाएँ
तो ये होता क्या होता है, ये 7 होता है वाटर का। इधर जाएँ तो बढ़ते जाता है, इधर जाएँ तो घटते जाता है। मतलब कि इधर जाएँ तो हमें साल्ट मिलता है ना, इधर जाएँ तो हमें एसिड मिलता है। तो बेसिकली इसका पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। पीएच मान कितना होता है इसका, 7 होता है ना। एक बार देख लेना दोस्त, ठीक है, एक बार देख लेना कि क्या कितना होता है। मैं थोड़ा इतना श्योर नहीं हूँ। विच ऑफ द गिवन डिवाइस इज़ यूज फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स काउंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, इसे भी एक बार देख लेना। मैं उतना श्योर नहीं हूँ यार, ठीक है। विच इज़ द 3 बैंक will be merged with the other 2 in create India's थर्ड लार्जेस्ट बैंक। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक होगा। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन। तो बेसिकली मुंबई में सबसे पहला म्यूजियम ओपन हुआ था। अब क्या इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्डेड। 2019 में कौन सा ऐसा सिंगर था जो भारत रत्न से जो है उसे अवार्डेड किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली भूपेन हजाकारी होगा इसमें आंसर। इसका आंसर ये हो गया, देख लेना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDL। तो DRDL का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो यही है। क्या 7 का द वर्ल्ड नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क हैज़ लॉन्च बाय विच कंट्री। बेसिकली ये जो है साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया। अरे साउथ कोरिया भी काफ़ी आगे निकल रहा था, मुझे लगा इंडिया सबसे पहले लॉन्च किया है, ये तो साउथ कोरिया कर दिया लॉन्च पहले। 2017 हु वाज अपॉइंटेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत अभियान। बेसिकली इसका आंसर शिल्पा शेट्टी है। इन लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं स्वच्छ, ये खुद सफाई भी नहीं रखती हैं, दूसरा क्या रखेंगे। चलो कोई बात, आगे देखते हैं। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन कटक में ये राइस का जो रिसर्च सेंटर मतलब लोकेटेड है। इसका भी आंसर कटक ही होगा यार। तो बेसिकली दोस्त हमारा टेस्ट जो है ओवर हो गया है और मैंने सारा का क्वेश्चन करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन जो रह गया है ना, वो जीके का रह गया, तो वो आप एक बार देख लेना, तो गूगल पे सर्च करके, उतना श्योर नहीं हूँ। तो ठीक है, आंसर की जो भी है मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं आपको डाउट्स भी आ रहे होंगे, मुझे पता है। तो अगर डाउट्स आ रहे होंगे तो मुझे पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो डाउट्स क्लियर नहीं होगा। हर कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो तो वहाँ डाउट्स पूछो, एकदम पूछो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाने में थोड़ा काफ़ी मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है। टाइप करो, फिर क्वेश्चन अपलोड करो, सारी चीज़ें करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अगर सपोर्ट करोगे तो मतलब हमारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरा ये जो है टेलीग्राम चैनल का नाम भी गेटवेट है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं अक्सर जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे जॉब की रिलेटेड भी चीज़ें आती है तो वहाँ पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट है ना, रोज़ रात में अपलोड होता है और ये बेसिकली आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप फ्री में कोई भी मॉक टेस्ट अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाओ, है कि नहीं। जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो बेनिफिट होगा। बेसिकली अगर आप कहीं ख़रीदना चाहोगे तो वो बहुत महंगा मिलता है कोई भी टेस्ट सीरीज। हाँ, उसका जो है फीचर्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते हैं फ्री कंपेरिजन में, लेकिन क्वेश्चन तो सेम वही होता है दोस्त, क्वेश्चन वही होता है, सारी चीज़ें वही तो होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आप जो है आपको ऑनलाइन रोज़ दिन आना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे। शाम में एक बार आकर देखो कैसे टेस्ट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये लाइव चलता है, तो लाइव में आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि आप वहाँ एग्ज़ाम की तरह सारी चीज़ें होता है। ठीक है दोस्त, तो आज का जो लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।